नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने की, जहां पर एक रीबाउंड देखने को मिला है और एक महीने के हाईज पर एज ऑफ नाउ प्राइसेस फिर से लौटते हुए दिखे हैं। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर कॉपर में अब हमने 2 महीने के हाईज बनते हुए देखे हैं और इस साल में अब तक करीबन 11% की तेजी भी यहां पर दर्ज हो चुकी है। तो अच्छी खासी बढ़त है और जो भी आज चाइना से डेटा आया, चाहे वो प्रोडक्शन नंबर्स थे, जीडीपी डेटा था, सारा का सारा एक्सपेक्टेशन से बेहतर है और इसी का फायदा यहां पर बाजार ने उठाते हुए देखा भी है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चीनी की और एथेनॉल की, जहाँ पर अब ये माना जा रहा है कि ओएमसीज के जो नंबर्स हैं दिसंबर के, वो सबसे बेहतरीन है। रिकॉर्ड ब्लेंडिंग यहाँ पर बनते हुए नजर आई है और 20% का लक्ष्य अब कितना दूर है, किस तरह के पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं और बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए हैं इस्मा के डीजी दीपक बलानी, साथ ही जुड़ेंगे जीजेसी के पास चेयरमैन नितिन खंडेलवाल, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया भी होंगे हमारे साथ। शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर चीनी के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर अगर हम पिछला साल देखें तो प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। अब तक 2025 में भी ग्लोबल प्राइसेस में यहां पर गिरावट के साथ ही कारोबार है। मल्टी वीक मल्टी मंथ लोज पर यहां पर मार्केट्स देखने को मिली हैं। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। कैसे देखते हैं आप मार्केट्स? सबसे पहले अगर हम प्राइस मूवमेंट ही देखें इंटरनेशनल मार्केट्स में, जहां पर अब 19 सेंट्स के नीचे भी प्राइसेस आते हुए नजर आए हैं। क्लियरली बाजार को लगता है कि ब्राजील की क्रॉप अच्छी खासी है, थाईलैंड के नंबर्स ठीक ठाक हैं और इंडिया से भी जिस तरह की खबरें एज ऑफ नाउ हैं, थोड़ा सा अनसर्टनिटी है काफी चीजों को लेकर। आप कैसे देखते हैं प्राइस रिएक्शन? इस प्राइस रिएक्शन में कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और जो ग्लोबल प्राइसिंग मैकेनिज्म है उसमें ब्राजील का जो क्रॉप पहले एक्सपेक्टेड था उससे बेहतर होने की उम्मीद हो रही है। थाई क्रॉप को भी उन्होंने कंसिडर किया है और ग्लोबल सप्लाई के हिसाब से और इंडिया से कुछ एक्सपेक्टेशन ग्लोबल मार्केट को है, या कुछ ऐसी न्यूज पीछे कुछ दिनों में चल रही है, तो उससे कुछ मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो जो मार्केट है थोड़ा नीचे आया है, बट इसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता मनीषा जी, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से ये मार्केट रिएक्ट करता है। तो अभी आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि हाउ द एंटायर थिंग विल बी प्लेस्ड इन द ग्लोबल मार्केट। वेल एब्सोल्युटली। दीपक जी, मेजर चीज़ जो एज ऑफ नाउ शुगर इंडस्ट्री के समक्ष है वो सारा का सारा एथेनॉल रिलेटेड है। जिस तरह की खबरें और जिस तरह के नंबर्स अब यहाँ पर हमने रेगुलर मिनिस्ट्री से आते हुए देखे हैं, दिसंबर का महीना इन सेंस ऑफ ब्लेंडिंग काफ़ी सही रहा। ओएमसीज के जो नंबर्स निकल के आए हैं ऑलमोस्ट 18% के, आप कैसे देखते हैं? क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खबर है और हमने पहले भी बोला था कि क्योंकि इस बार इथेनॉल का टारगेट सरकार का लगभग 18% है और उसी हिसाब से जो साइकिल 1 और साइकिल 2 के टेंडर आए थे और जो ऑफर्स मिले हैं उसमें चाहे हम शुगर के देख लें या हम ग्रेन फीड स्टॉक का देख लें, तो ऐसा लग रहा था कि इस बार 18% ब्लेंडिंग होने की पूरी उम्मीद है। और दिसंबर में हमें बहुत खुशी है कि 18% लगभग ब्लेंडिंग हमने अचीव कर लिया है और आगे इस साल के जो टारगेट है सरकार का ओवरऑल 18% एवरेज, हमें लगता है कि अचीव होता दिख रहा है। और आगे 25-26 में भी क्योंकि क्रॉप हमारी काफी अच्छी होने की उम्मीद है, तो 20% ब्लेंडिंग एक डन डील है और अब तो हमें इसके आगे E20 एंड बियॉन्ड सोचना चाहिए और एक रोड मैप बनाना चाहिए। दीपक जी, उसके ऊपर भी काम जारी है। हम जानते हैं एक कमेटी का गठन हुआ है कि 20 बियॉन्ड क्या करना चाहिए, कुछ अब तक वहां से निकल के आया है? देखिए, कमेटी की कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। इस्मा ने भी एक बड़ा इलेबोरेट सा प्रेजेंटेशन और रोड मैप प्रेजेंट किया है और हमने उसमें कई सारी चीजें सजेस्ट की हैं सरकार को। और हमने ये बोला है कि एक बेस ब्लेंडिंग 20% रख के और फ्लेक्सी फ्यूल और हाइब्रिड ईवीज को लॉन्च करें, जिसमें कि E100 फ्यूल को इंट्रोड्यूस किया जाए और इससे हमारी एवरेज ब्लेंडिंग जो लगभग 2030 तक 25% पहुंचने की उम्मीद है और कि उसके हिसाब से हमें कितना इथेनॉल चाहिए, तो एक पूरा रोड मैप एक उसका गठन हो रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट और रोड मैप जारी करेगी। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आज भारत मोबिलिटी जो एग्जीबिशन शुरू हुआ है जिसको ऑनरेबल पीएम ने इनॉग्रेट किया है आज सुबह, उसमें एक बड़ा ब्राजील डेलीगेशन आ रहा है और ब्राजील में जो एंटायर इकोसिस्टम जो इथेनॉल का है, E100 का है, फ्लेक्सी फ्यूल का है, आज वहाँ लगभग 90% जो व्हीकल्स हैं 4 व्हीलर वो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल है और उनका एवरेज ब्लेंडिंग लगभग 54% पहुंच गया है।
तो ये पूरा एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के साथ ब्राजील के डेलीगेशन की भी एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें जी। कि पूरा केस स्टडी और सक्सेस स्टोरी वो लोग शेयर करेंगे। और हमें उम्मीद है कि सरकार रोड मैप जो बनाएगी उसमें ये सब चीजों को कंसिडर करेगी। एब्सोल्युटली। एक चीज़ जिसका बाजार लगातार इंतजार करता रहा है दीपक जी, एंड आई थिंक पिछले 6 महीने से लगातार इंतजार करता रहा है, बिफोर क्रशिंग, ड्यूरिंग क्रशिंग, वो है एथनॉल प्राइस रिवीजन, जो अब तक भी यहाँ पर नहीं आया। सुना ज़रूर जाता है कि फाइल्स मूव हो रही हैं, एक प्राइस का भी यहाँ पर फाइनलाइजेशन निकल चुका है, अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। आपको लगता है दैट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम अब? मुझे बिल्कुल मनीषा जी, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए, 2 साल से ये प्राइस रिवीजन नहीं हुआ है, और इथेनॉल की वजह से सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो हमारे किसान भाइयों को हुआ है, जो उनकी इनकम आज बढ़ी है। और लेकिन हमें ये भी देखना है कि लगभग, जो मैंने जैसे बताया, कि लगभग 2 साल पहले 22-23 में और 23-24 में भी ये इंक्रीज नहीं हुआ, जबकि एफआरपी इंक्रीज हो गया। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और उसमें एफआरपी का कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, तो ये वायबिलिटी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क होते जा रही है इथेनॉल के ऊपर, और इससे कहीं ना कहीं केन पेमेंट भी असर पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि ये जस्ट अबाउट टाइम है, और सरकार जल्द ही इस पे कोई ना कोई डिसीजन लेगी, जिससे कि हमें केन पेमेंट करने में बहुत आसानी होगी आगे। तो दीपक जी, अगर हम बजट एक्सपेक्टेशंस की यहाँ पर बात करें, एंड काफ़ी सारी चीज़ें आउट ऑफ बजट भी आती हैं, कुछ कैबिनेट में आता है, कुछ साइनिंग होके आता है, बट इस बजट से अब इसमें की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, गिवन द फैक्ट कि एथेनॉल पे अब वापस तवज्जो लौटी है, जो पिछले साल थोड़ी सी अनसर्टनिटीज थी, बैक एंड फोर्थ था बिकॉज ऑफ शुगर प्रोडक्शन नंबर्स ऑल्सो। अब इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट आप चाहेंगे सरकार से 2025 के लिहाज से? मनीषा जी, देखिए, शुगर और बायो एनर्जी जो एक सेक्टर है, उसकी वजह से जो हमारा आज किसान है, अन्नदाता से एक ऊर्जादाता बना है। और अब एक जो पिछले 7 या 8 साल से जो इथेनॉल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री को एक सरकार का सपोर्ट मिला है, और उससे ये इंडस्ट्री यहाँ तक पहुंची और किसानों को इतना फायदा हुआ है, अब हमें लगता है कि इसको एक सेकेंड पुश देने की आवश्यकता है। तो इसमें जैसे हमने प्रपोज किया है कि फ्लेक्सी फ्यूल और हाइब्रिड ईवीज को लॉन्च किया जाए, और उसमें जो जीएसटी की दर है, जो इस वक्त 28% है, उसको लगभग 5% कर देना चाहिए, जो अभी ईवीज को भी दिया गया है। उससे हमारी होगा क्या कि इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ व्हीकल जो है वो घटेगी, और एक्सेप्टेबिलिटी बाय द कंज्यूमर्स बढ़ेगी। तो आई थिंक उसकी बहुत आवश्यकता है जीएसटी रैशनलाइजेशन की। दूसरा, E100 फ्यूल को लॉन्च करने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार ने 400 पंप E100 व्हीकल लॉन्च कर दिए थे पिछले साल, बट हमें लगता है कि E100 हाइड्रस को लॉन्च करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उसका एक डिफरेंशियल प्राइसिंग रखने की आवश्यकता है। उसके अंदर जीएसटी रैशनलाइजेशन भी, जो अभी 18% है, उसका लगभग 5% कर देना चाहिए। इससे हमारी इथेनॉल की कंजम्पशन बढ़ेगी, इथेनॉल इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट आएगा, और हमारे किसानों को फिर और भी फायदा होने की उम्मीद है। तीसरा, हमने ये एक रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारी शुगर बायो रिफाइनरी है, उसको एक बायो एनर्जी हब का रूप देना चाहिए, जो हम डायरेक्ट डिस्पेंसिंग कर सके इथेनॉल का, और वो एक ग्रीन हब करके तरीका हो, जिसमें कि हम इथेनॉल भी डिस्पेंस करें, सीबीजी डिस्पेंस करें, कोजन इलेक्ट्रिसिटी, और पीडीएम जो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इससे हमारे रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। उसमें एक सपोर्ट सरकार की, हमने 2000 करोड़ का सपोर्ट फंड हमने रिक्वेस्ट किया है सरकार से। और एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जो हमारे को कॉर्सिया का मैंडेट है कि 2027 तक 1% ब्लेंडिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में होना चाहिए, एविएशन फ्यूल में होना चाहिए। और उसके हिसाब से लगभग 2030 तक लगभग हमें 150 करोड़ लीटर का लगभग एसएएफ की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर 400 करोड़ लीटर हमें इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। और लेकिन ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, हम चाहते हैं इसके ऊपर पायलट प्लांट्स लगे। तो एक 5,000 करोड़ का एक सपोर्ट फंड, जिसमें हम पायलट प्लांट्स लगा सके, आर&डी इनिशिएटिव ले सके। क्योंकि आपको पता है, इंडिया ने जब G20 प्रेसिडेंसी में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया था, उसमें ये सारी चीजें डिस्कशन हुई थी और एक रोड मैप तैयार हुआ था। और ये एक बहुत बड़ा, जैसे एक हमारे किसानों के लिए, जो बिकॉज इथेनॉल से जो इनकम उनकी बढ़ी है,
तो अगर हम SAF को पुश करते हैं और 2G इथेनॉल को पुश करते हैं, मुझे लगता है कि किसानों डायरेक्ट ये किसानों को फायदा होगा। और किसान जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है, उससे हवाई जहाज उड़ेगा, उससे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उड़ेगा, उनकी इनकम और भी बढ़ेगी। आई थिंक इन सब मुद्दों पे बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। कई जगह जैसे USA में, ब्राजील में, यूरोप में भी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल लॉन्च किया है। बट ये देखा गया है कि शुगर केन जो है एक सबसे वायबल माध्यम हो सकता है SAF प्रोड्यूस करने के लिए। और फाइनली नेशनल मिशन ऑन हाइड्रोजन, जो नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन मिशन है, उसके ऊपर जो हमारे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हमारे पायलट प्लांट्स लगे, जिसमें कि हम बगास यूज करें जो हमारे शुगर केन से निकलता है। उसमें लगभग हमने 1500 करोड़ का सपोर्ट फंड रिक्वेस्ट किया है, जिसमें हम 10 पायलट प्लांट लगाना चाहते हैं। तो जो आज हमारे पास लगभग 50 लाख टन का जो हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहा है हमारी कंट्री में, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ सके और हमारा कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन कम हो सके। तो ये सारे मुद्दे हमने सरकार के सामने रखे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बजट में कुछ न कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से होगी। ऑल राइट, वेल हमें भी उम्मीद है काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे आपने कहा एथेनॉल यहाँ पर एक बजिंग ऑफ कोर्स सेक्टर तो है ही, साथ ही साथ सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर इसमें कमिटमेंट भी दिखाई है, जिस तरह से हमने पॉलिसीज़ यहाँ पर फ्रेम होते हुए देखी हैं, आशा यही है कि और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये सब चीज़ें की तरफ सभी कंट्रीज़ यहाँ पर बढ़ रही हैं। और जैसे आपने ब्राज़ील का यहाँ पर उल्लेख किया, वेल एब्सोल्युटली वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को है इन सभी कंट्रीज से भी। दीपक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एंड अक्रॉस 360 वहाँ पर सभी सेक्टर्स पे बात भी करने के लिए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर नॉन एग्रो कमोडिटीज़ की, क्योंकि सोने, चांदी, मेटल्स, कच्चे तेल सभी में यहाँ पर तेज़ी है। ट्रंप के प्रेसिडेंटशिप लेने से पहले मंडे को, तो आज यहाँ पर किस तरह का कारोबार होना चाहिए, कैसे रह सकते हैं प्राइसेस, बताएंगे आपको। GJC के पास चेयरमैन नितिन खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार। और जिस तरह से हमने सोने में रीबाउंड आते हुए देखा है, ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा पॉज है, जिस तरह से US का रिटेल सेल्स आया है, बाजार ने उसको रिएक्ट किया है, और अगले हफ्ते ट्रंप आ जाएंगे तो उसकी अनसर्टनिटी मार्केट्स में अच्छी खासी है, और हमने डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज स्पेशली सेफ हेवन में यहाँ पर खरीदारी आते हुए देखी है। आप कैसे देखते हैं सोने का अब तक का इस साल का रिएक्शन, और आपको क्या लगता है US प्रेसिडेंट जब टेक ओवर करेंगे मंडे को, उसके बाद किस तरह की अनसर्टनिटी आप बनता हुआ देखते हैं, या आपको लगता है बाजार अब सेटल हो जाएंगे? देखिए मनीषा जी, आपके क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर है। आपने बताया कि ट्रम्प के आने से बहुत सारी अनसर्टेनिटी, ट्रम्प इज नोन फॉर दैट। लास्ट टाइम भी जब वो आए थे, काफी तेजी लेके आए थे गोल्ड में। रीजंस काफी चेंज हो रहे हैं, लेकिन एक प्रिडिक्शन आ रहा है कि उलाढाल बहुत होने वाली है, क्योंकि ट्रम्प को प्रिडिक्ट करना है किसी के बस का काम नहीं है। मुझे लगता है अमेरिका का भी कोई कर नहीं सकता है। और जब भी मार्केट अनसर्टेनिटी होती है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, तब सेफ हेवन की तरफ गोल्ड का ही सेल ज्यादा बढ़ता है। इसलिए ट्रम्प चाहे जो भी करे, गोल्ड के रेट बाउंड टू इंक्रीज होने वाले, ये सभी को दिख रहा है और सुन भी रहे सभी लोग। नितिन जी, जिस तरह की प्राइस वॉल्टिलिटी है, इसके इंडस्ट्री के लिए क्या मायने हैं और क्या खरीदार बाजार में है इन स्तरों पर? देखिए, बाजार में इसको लेके तो काफी चिंता है। सबसे बड़ी दूसरी चिंता यह है कि जो अभी जो रुपीस डिप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वजह से भी गोल्ड में काफी तेजी आ रही है। तो इस तेजी की वजह से थोड़ा सा लोगों को दिक्कत आ रही है। इसमें बजट में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले बजट के बाद ही इसमें एक्शन में काफी सारी क्लैरिटी आएंगी। जी, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के क्यूज को हम देख लेंगे। आपने कहा बजट से आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, तो अगर आप हमारे साथ 3 टॉप एक्सपेक्टेशंस यहां पर शेयर करें जो आपको लगता है प्रायोरिटी पे है, सेक्टर को चाहिए ही है, वित्त मंत्री को उसकी तरफ देखना ही चाहिए, तो वो क्या होंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि बजट का डायरेक्ट पार्ट नहीं है जीएसटी। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो 2 वर्ड हमको बोले गए थे, एक तो बजट इक्विवेलेंस रेशियो रहेगा जो भी जीएसटी का रेट है, और यह न्यूट्रल रहेगा। तो ये एकमात्र इंडस्ट्री है जिसका जीएसटी 3 गुना आया था। वैट 1% था, 1.2 था कहीं पे, लेकिन 3 गुना आया था। तो ये हमको एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, ईएमआई जो है वो गोल्ड पे हमारी लगातार बहुत समय से डिमांड है, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि पूरा लेजिमेंट वे से बिजनेस हो, कैश का इन्वॉल्वमेंट कम हो, और ये जो ईएमआई इसके लिए स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के अंदर कमीशन ज्वेलरी के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। आज 80,000 के ऊपर है, लेबर और जीएसटी मिला के सोना 90,000 चले जाता है। तो उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो काफी डिस्करेजिंग है। ये काफी ज्वेलर्स के अंदर देखा गया है कि बहुत सारे कस्टमर अनसेटिस्फैक्शन होते हैं।
एक सबसे बड़ी हम गवर्नमेंट को मदद करना चाहते हैं वो यह है कि अभी अभी रिपोर्ट आई है कल की 26.5% एक्सपोर्ट कम हुआ है। ये बहुत चिंता की बात है। एक तरफ करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी भले डोमेस्टिक बॉडी है, लेकिन इसके पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं कि हमें सरकार समय दे, और समय अगर देती तो हमारे पास कंप्लीट रोड मैप है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी डिमांड कैसे क्रिएट किया जा सकती है। उस पर हमने बहुत अच्छी स्टडी की है, तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर सरकार हमको समय दे। एक सबसे बड़ा एक और मुद्दा है कि कैपिटल गेन ये बहुत हार्मफुल होता है गोल्ड के लिए। प्रॉफिट ना होते हुए भी रेट इतने बढ़ जाते हैं, उससे कैपिटल गेन की वजह से काफी लोग डिस्करेज होते हैं। तो कैपिटल गेन से गोल्ड को उसके अंदर बाहर रखा जाए। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि आज भी हॉल मार्किंग को 5 साल लगने के बाद में भी 65% इंडिया के अंदर हॉल मार्किंग आया नहीं है। केवल 35% ज्योग्राफिकल पार्ट में हॉल मार्किंग है। सिल्वर हॉल मार्किंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो सिल्वर हॉल मार्किंग के लिए भी हमारे पास में बहुत सारा रिकमेंडेशन है। तो ऐसी काफी चीजें हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो कैपिटल गेन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी करंट अकाउंट डिफिसिट हम रोज देखते पढ़ते सुनते आ रहा है, और इसका दोष कहीं ना कहीं ज्वेलरी पे दिया जाता है। तो उसके लिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने गवर्नमेंट को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का पूरा रोड मैप दिया है, कंप्लीट ब्लूप्रिंट हमारे पास में। अगर इस पे भी सरकार हमको समय देती है तो हम 800 से 900 टन का इंपोर्ट 100 टन के ऊपर ला सकते हैं। ऐसा हमारे पास में कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन है विद लीगल लॉ एंड कंसल्टेशन। वाह, तो क्लियरली अच्छी खासी वहाँ पर लिस्ट है नितिन जी आपकी, और जैसे आपने कहा कंप्लीट जस्टिफिकेशन फॉर्मूलाज मैथ्स के साथ आपने इसको प्रेजेंट यहाँ पर किया है। तो आशा यही है कि वित्त मंत्री इसके ऊपर नजर डालेंगी। जीएसटी, ईएमआई, कार्ड लिमिट्स, कैपिटल गेन्स, एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी, मैंडेटरी हॉल मार्किंग, और ऑफ कोर्स काफी सारे नंबर्स आपने यहाँ पर इंपोर्ट को लेकर भी हमारे साथ शेयर किया। आशा यही है कि कुछ ना कुछ आता हुआ हम जरूर देखेंगे इस बार बजट में। बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर और बजट एक्सपेक्टेशंस दोनों पर ही यहाँ पर चर्चा करने के लिए। धर्मेश को अब यहाँ पर इंक्लूड करेंगे चर्चा में। धर्मेश, सबसे पहले तो सोने के प्राइसेस पर अब यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि इस साल की शुरुआत अच्छी हुई है, क्या ये सस्टेन रहेगा, और अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, क्या राय देंगे आप यहाँ पर इन्वेस्टर्स को, हाउ टू प्ले नेक्स्ट वीक? छोटी अवधि के लिए मेरे हिसाब से अभी भी इसमें तेजी है। अगर आप देखिए 2700 का स्तर होल्ड कर रहा है मार्केट, और डोमेस्टिक मार्केट में ऑलमोस्ट 79,000 के ऊपर आ चुका है। छोटी अवधि के लिए मुझे लगता है कि 79,350 टू 79,400 की तरफ बढ़ सकता है। मैं अभी भी इसमें काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 80,000 के स्तर भी ब्रेक कर सकता है। फंडामेंटली टेक्निकली काफी फर्म है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज हो रहा है। अभी भी रूपी इतनी डेप्रिशिएट नहीं हुई जितनी बाकी सारे करेंसीज डेप्रिशिएट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 88 टू 90 के स्तर आपको ये साल के अंतराल तक दिखा सकता है। तो इस कारणवश बाकी सारे कमोडिटी मार्केट में आपको, स्पेशली एमएससीएक्स में, आपको तेजी देखने मिल सकती है। तो मैं बाय की सलाह दूंगा, और इमीडिएट टारगेट इसका अराउंड 79,300 का रहेगा इंट्राडे या 2 दिन के लिए। ऑलराइट, एक महीने में 2.5% की तेजी आपकी स्क्रीन पर वहां पर सोने में, और चांदी ने आपको इवन बेटर रिटर्न्स दिए हैं। चांदी में अब तक इस साल में हमने 6.5% का रिटर्न आते हुए देखा है। क्या चांदी आउट परफॉर्म फाइनली करेगी सोने को इस साल में? देखिए, चांदी अगर आप देखें तो पिछले साल ऑलमोस्ट ₹1,00,000 के स्तर से टूटी और मार्केट में एक फ्लैट जोन बनाया है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट से अगर इंटरनेशनल कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ये $30 के इर्द गिर्द कंटिन्यूस घूम रहा है। तो इसमें जो थ्रस्ट है वो काफी हाई है। अगर आप देखिए इसकी जो काउंटर पार्टी है, जो कॉपर बेस मेटल्स है, उसमें काफी अच्छी तेजी आई है। और अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है तो सोने और चांदी ज्यादा प्रेफर कर सकता हूं मैं। तो मैं अगर रेकमेंड करूंगा कि करंट लेवल से भी आप बाय करके चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट यहाँ पे एटलीस्ट नहीं तो 1,000 से 1,500 रुपया ऊपरी स्तरों पर हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात बोले तो $32 से $33 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। इसमें मैं काफी बुलिश हूँ। लॉन्ग टर्म में ये ₹1,00,000 के स्तर भी आपको दिखा सकता है। एंड कच्चे तेल में अब यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि बेस्ट गेन्स अगर किसी सेक्टर में विद इन कमोडिटीज आए हैं तो वो एज एन एनर्जी पैक में आए हैं, चाहे क्रूड ले लो, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल, यहाँ पर अब क्या सेंस है? देखिए, अगर देखिए लास्ट 1-1.5 महीने से मैं कंटिन्यूसली बुलिश था, बट यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे हॉल्ट हो सकता है, क्योंकि जो लास्ट 7 दिन में जो तेजी आई है वो कंप्लीटली, अगर आप देखिए तो रशिया को चोक किया गया है सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण। अगर ये थोड़ा ईज होता है, क्योंकि जैसे ट्रम्प आएगा वो ईज करेगा, तो मार्केट में एक शार्प करेक्शन आ सकता है। इसकी आप प्राइस में भी देख सकते हो कि आगे के सारे महीने $1-1 नीचे चल रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट बैकवर्डेशन में है, जो फंडामेंटली तेजी के माहौल में नहीं आ सकता। तो मैं सलाह दूंगा अराउंड करंट लेवल से अराउंड एक स्पाइक होता है तो 6,900 के स्तर पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। अराउंड 6,950 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड पिछली बार जब मैं आपके बीच आया था तब लोकसभा के चुनाव ज्यादा दूर नहीं थे। उस दौरान मैंने
आप सबके विश्वास के कारण कहा था कि अगली बार भी भारत मोबिलिटी एक्सपो में जरूर आऊंगा। देश ने तीसरी बार हमें आशीर्वाद दिया। आप सभी ने एक बार फिर मुझे यहां बुलाया। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि इस वर्ष भारत मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ गया है। पिछले साल 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। इस बार भारत मंडपम के साथ साथ द्वारका के अशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी ये एक्सपो चल रहा है। आने वाले 5-6 दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे। अनेक नई गाड़ियां भी यहां लॉन्च होने वाली हैं। ये दिखाता है कि भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को लेकर कितनी पॉजिटिविटी है। यहां कुछ एग्जीबिशंस में विजिट करने, उन्हें देखने का अवसर अभी मुझे मिला। भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फैंटास्टिक भी है और फ्यूचर रेडी भी है। मैं आप सभी को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के ऑटो सेक्टर के इतने बड़े आयोजन में मैं आज रतन टाटा जी और ओसामू सुजुकी जी को भी याद करूंगा। भारत के ऑटो सेक्टर की ग्रोथ में मिडिल क्लास के सपने को पूरा करने में इन दोनों महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे भरोसा है कि रतन टाटा जी और ओसामा सुजुकी जी की लेगेसी भारत के पूरे मोबिलिटी सेक्टर को इंस्पायर करती रहेगी। साथियों, आज का भारत एस्पिरेशन से भरा हुआ है, युवा ऊर्जा से भरा हुआ है। यही एस्पिरेशंस हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही हैं। एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है।